कांग्रेस कमेटी की बैठक, ठीक है, ये ग्वालियर टैंक में हुई थी बम्बई में, और 8 अगस्त 1942 को यह हुई थी। तो इसे हम पढ़ते हैं। इस बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो के प्रस्ताव को अंगीकार किया गया तथा निम्नलिखित घोषणाएं की गई। भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किया जाए। घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत सभी प्रकार की फांसीवादी एवं साम्राज्यवादी शक्तियों से अपनी रक्षा स्वयं करेगा। अंग्रेजी जो सरकार थी, अंग्रेजों की वापसी के पश्चात कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग का समर्थन किया गया। गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन का नेता घोषित किया गया और विभिन्न वर्गों को गांधी जी द्वारा निर्देश दिया गया। इन निर्देशों की घोषणा जो है ग्वालियर टैंक में ही कर दी गई थी। तो क्या था, गांधी जी की क्या घोषणा थी, उसे आप समझें। सबसे पहला था कि सरकारी सेवक नौकरी न छोड़े, ऐसा बोला गया, परंतु कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। छात्र पढ़ाई तभी छोड़े जब आज़ादी हासिल होने तक अपने इस निर्णय पर अटल रह सके। यदि कोई जमींदार सरकार विरोधी हो तो कृषक पारस्परिक हित के आधार पर तय करें कि लगान अदा करते रहें, किंतु यदि कोई जमींदार सरकार समर्थक हो तो उसे लगान अदा करना बंद कर दें। राजा महाराजा जनता का सहयोग करें तथा अपनी प्रजा की संप्रभुता स्वीकार करें। देशी रियासतों के लोग शासकों का सहयोग तभी करें जब वे सरकार विरोधी हो तथा सभी स्वयं को राष्ट्र का एक अभिन्न घोषित अंग घोषित करें। ठीक है, इसी अवसर पर गांधी जी ने लोगों से कहा था कि एक छोटा सा मंत्र मैं आपको देता हूँ जिसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं और प्रत्येक सांस में व्यक्त कर सकते हैं। यह मंत्र है करो या मरो। अर्थात या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इसी प्रयास में अपनी जान दे देंगे, अपनी गुलामी का अस्थायित्व देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। गांधी जी के इस संबोधन के बारे में पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। ठीक है, आंदोलन का प्रसार किस प्रकार से हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 गांधी जी तथा कांग्रेस के मुख्य नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर पुणे के आगा खान पैलेस में रखा गया। सरोजनी नायडू तथा कस्तूरबा गांधी को भी गिरफ्तार करके आगा खान पैलेस में ही रखा गया। कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। साथ ही कांग्रेस कार्यकारिणी की जो अन्य सदस्यों को इनको भी गिरफ्तार करके अहमदनगर जेल में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना बांकीपुर जेल में नज़रबंद कर दिया गया। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, जो बाद में जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए तथा आज़ाद दस्ता यानी कि भूमिगत कार्रवाई नामक दल का गठन किया एवं भूमिगत होकर आंदोलन चलाते रहे। अगस्त संकल्प पर गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक संघर्ष किया जाए। करो या मरो का नारा समूचे राष्ट्र में गूंज उठा। वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश बढ़ गया। आंदोलन का नेतृत्व जन सामान्य के स्तरों पर बंट गया और इस तरह आंदोलन सापेक्षिक रूप से स्वतः प्रवर्तित हो गया। अहमदाबाद, मद्रास, बेंगलोर, सहारनपुर आदि जगहों पर मजदूरों की हड़तालों से कारखाने बंद हो गए। संचार साधनों को नष्ट कर दिया गया। रेलवे लाइन उखाड़ दी गई। बिजली के तार काट दिए गए। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाकखाने, सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। 1942 के आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत, मद्रास और बम्बई में था, लेकिन इसकी भागीदारी समूचे भारत में देखी गई। सितंबर 1942 के बाद बढ़ते हुए ब्रिटिश दमन के विरुद्ध यह आंदोलन भूमिगत हो गया। गिरफ्तारी से बचे जो नेता थे जैसे कि जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली आदि ने भूमिगत रहते हुए आंदोलन का नेतृत्व किया
और कांग्रेस की रणनीतिक कार्रवाइयों और महत्वपूर्ण सूचनाओं आदि का रेडियो प्रसारण के द्वारा संचालन किया। भूमिगत नेता जिसमें सुचेता कृपलानी, उषा मेहता, छोटू भाई पुराणिक, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका आदि शामिल थे, जो बम, गोला बारूद जैसी सामग्री एकत्र कर गुप्त संगठनों में बांटते थे। ध्यातव्य हो कि रेडियो प्रसारण का कार्य सबसे पहले उषा मेहता ने प्रारंभ किया था। ठीक है, तो क्या है, रेडियो प्रसारण का सबसे पहले उषा मेहता ने प्रारंभ किया। सरकार गांधी जी पर लगातार दबाव डाल रही थी कि वे आंदोलनकारियों द्वारा की जा रही हिंसक गतिविधियों की आलोचना करें, परंतु गांधी जी ने ऐसा करने से मना कर दिया तथा सरकार को जवाब दिया कि इस हिंसा का पूरा उत्तरदायित्व सरकार का है। आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक कार्रवाई के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खान पैलेस में 21 दिन फरवरी 1943 के उपवास की घोषणा की। उपवास शुरू करते ही देश विदेश से उन्हें रिहा करने की मांग तीव्र हो उठी। राजभक्त MSNE, NR सरकार और HP मोदी ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। याद रखें, MSNE, NR सरकार और HP मोदी, इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया भूख हड़ताल के बाद। 7 मार्च 1943 को गांधी जी ने अपनी भूख हड़ताल वापस ले ली। तकरीबन 21 दिनों का यह उपवास था। उनके खराब स्वास्थ्य के कारण सरकार ने 6 मई 1944 को उन्हें कैद से रिहा कर दिया। ध्यातव्य है कि गांधी जी के जेल से रिहा होने से पूर्व ही उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी व निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। नोट में देखें कि आमरण अनशन के कारण आगा खान पैलेस में कैद गांधी जी के स्वास्थ्य में जब तेजी से गिरावट आ रही थी, तो चिकित्सकों के परामर्श पर ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि यदि गांधी जी मर जाते हैं तो बम्बई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। ठीक है, ये शब्द था रूबिकॉन, याद रखें रूबिकॉन। और ये किसका कोड वर्ड था? अगर गांधी जी का डेथ हो जाता है इस भूख हड़ताल के दौरान, तो क्या करेगी बम्बई सरकार जो है प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कोड वर्ड भेज देगी। भारत छोड़ो आंदोलन ने आम जनता की भागीदारी की दृष्टि से नई ऊंचाइयों को छुआ। इस आंदोलन में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्त्रियों, खासकर कॉलेजों तथा स्कूलों की लड़कियों ने आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे नामों में अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी और उषा मेहता का नाम प्रमुख है। इस आंदोलन में काफ़ी हद तक वर्गीय हितों के शून्य हो जाने का संकेत मिला था। अब भारतीय जनता वास्तविक शत्रु को पराजित करने के लिए आपसी भेदभाव भुलाने को तैयार थी। यह कांग्रेस के पूर्व आंदोलनों से भिन्न था, क्योंकि इस आंदोलन में पहली बार राष्ट्रवादी तथा साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच समझौता रहित संघर्ष का चरम रूप दिखा था। अब राष्ट्रीय आंदोलन की एकमात्र मांग स्वतंत्रता प्राप्ति बन गई थी। अतः भारत छोड़ो के आह्वान के बाद अब पीछे नहीं मुड़ा जा सकता था। औपनिवेशिक सरकार से भविष्य में जो भी वार्ता होनी थी वह सत्ता के हस्तांतरण के मुद्दे पर ही होनी थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस आंदोलन ने स्वतंत्रता को प्राथमिकता की पहली सूची में ला दिया। यह आंदोलन किसानों के बीच काफ़ी व्यापक हो गया था। किसानों के जत्थे स्थानीय स्तर पर केंद्रित रहते हुए दिन में खेती करते और रात में सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला करते थे। उनकी उग्रता की प्रबलता इतनी व्यापक थी कि वह कई अर्थों में 1857 की क्रांति के समतुल्य थी। इसलिए तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को पत्र भेजे गए तार में इस आंदोलन को 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह कहा है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन और इसके प्रभाव ने लगभग यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय अब स्वतंत्रता से कम पर तैयार नहीं होंगे। और इसी दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई और पिछले वर्ष बीपीएससी में इससे प्रश्न भी पूछा गया है, तो ध्यान दीजिए। समानांतर सरकार की स्थापना तो बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, ततारा में वाईवी चौहान तथा नाना पाटिल के नेतृत्व में समानांतर सरकार की गठन की घोषणा की गई। यह सरकारें क्रमशः 1944 व 1945 तक चली। बंगाल के मेदिनीपुर जिला में तामलुक नामक स्थान पर तामलुक जातीय सरकार की स्थापना की गई। यहाँ की सरकार ने सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया। इसका अस्तित्व 1942 से सितंबर 1944 तक रहा।
इसके अलावा उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक समानांतर सरकारें चली। सतारा की समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक अस्तित्व में रही। तो याद रखिएगा, सतारा की जो समानांतर सरकार का गठन हुआ था वह सबसे लंबे समय तक अस्तित्व में रही थी। औंध रियासत के राजा, जिसके राज्य का संविधान गांधी जी द्वारा तैयार किया गया था, इस सब में काफ़ी मदद की। अब हम लोग देखते हैं कि आंदोलन में आम जन की भागीदारी क्या थी, वह देखते हैं। तो युवक को देखें, मुख्य रूप से स्कूलों तथा कॉलेजों के जो छात्र हैं उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं की बात की जाए तो स्कूल कॉलेज की छात्राओं ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता का नाम इसमें प्रमुख है। किसान की बात की जाए तो पूरे आंदोलन में इनकी भागीदारी काफ़ी सक्रिय रूप से रही। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल तथा संयुक्त प्रांत किसानों की गतिविधियों के मुख्य केंद्र थे। सरकारी अधिकारी की बात करें तो विशेष रूप से प्रशासन एवं पुलिस के निचले तबके से जो संबद्ध अधिकारी थे, उन्होंने आंदोलन में सहयोग दिया। फलतः इस तबके के सरकारी अधिकारियों से सरकार का विश्वास समाप्त हो गया। कम्युनिस्ट की बात की जाए, यद्यपि इनका निर्णय आंदोलन का बहिष्कार करना था, फिर भी स्थानीय स्तर पर सैकड़ों कम्युनिस्टों ने आंदोलन में भाग लिया। देशी रियासतों की बात की जाए तो इनका सहयोग सामान्य था। मुस्लिम, इस आंदोलन में मुसलमानों का योगदान संदेहास्पद था, फिर भी मुस्लिम लीग के कुछ सदस्यों ने भूमिगत नेताओं को अपने घरों में पनाह दी थी। अब आंदोलन की प्रतिक्रिया क्या हुई, इसे देखते हैं। तो मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट आंदोलन का इसलिए विरोधी था क्योंकि इनका विश्वास था कि अंग्रेजों के जाने के बाद यहाँ जंगल राज उत्पन्न हो जाएगा। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया। ठीक है, याद रखें, 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया। मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 में कराची में हुए अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो, डिवाइड एंड क्वाइट का नारा दिया। ठीक है, अति उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू ने भारत छोड़ो आंदोलन को अविचारित तथा असामयिक माना है। तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आंदोलन के बारे में कहा कि कानून व व्यवस्था को कमज़ोर करना पागलपन है जब दुश्मन हमारी सीमा पर है। ठीक है, कानून व व्यवस्था को कमज़ोर करना पागलपन है जब दुश्मन हमारी सीमा पर है। तो इस प्रकार से कुछ प्रतिक्रियाएं हुई भारत छोड़ो आंदोलन में। और जो भी कहा जाए, जितनी भी आलोचना कर ली जाए, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव जो है वो राष्ट्रव्यापी था और काफ़ी गंभीर था। जैसा कि लिनलिथगो ने विंस्टन चर्चिल को पत्र लिखा था कि 1857 क्रांति के बाद यह सबसे गंभीर विद्रोह था। खैर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज़ाद हिंद फौज व सुभाष चंद्र बोस के विषय में पढ़ते हैं कि क्या था। तो 1941 में सुभाष चंद्र बोस अचानक गायब हो गए। वे कलकत्ता से पेशावर होते हुए रूस पहुँचे और फिर मार्च में बर्लिन चले गए। जर्मनी पहुंचकर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए हिटलर से मदद मांगी और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। याद रखें, फ्री इंडिया सेंटर। आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया। याद रखें, सबसे पहले विचार किसका था? मोहन सिंह। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना में अधिकारी थे। 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन किया गया। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुँचे। इन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की। जर्मनी, जापान तथा उनके समर्थक देशों ने इस सरकार को मान्यता भी दे दी थी। इस सरकार ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम पर एक महिला रेजिमेंट भी बनाई। आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम क्रमशः इस प्रकार थे। एक था सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा दिया।
6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। जापान की सेना द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस की सरकार को सौंप दिया गया। अंडमान का नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा गया। याद रखें, अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा गया। अप्रैल 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा मोइरांग यानी कि मणिपुर में फहराया गया। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ ही आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को भी जापानी सेना के साथ आत्मसमर्पण करना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से जापान की ओर भागे। संभवतः वह ताइपेई हवाई हमले पर एक विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को मारे गए। अब हम लोग देखते हैं CR फॉर्मूला या राजाजी फॉर्मूला। तो राजगोपालाचारी जो मद्रास के एक प्रभावशाली नेता थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौते के पूर्ण पक्षधर थे। ठीक है, 1944 में गांधी जी की स्वीकृति से उन्होंने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के समझौते की योजना प्रस्तुत की, जो इस प्रकार है। मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। ठीक है, प्रांतों में अस्थायी सरकारों की स्थापना के कार्य में मुस्लिम लीग कांग्रेस की सहायता करे। युद्ध समाप्ति के पश्चात एक कमीशन उत्तर पूर्वी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में उन क्षेत्रों को निर्धारित करे जहां मुस्लिम स्पष्ट बहुमत में है। उस क्षेत्र में जनमत सर्वेक्षण कराया जाए तथा उसके आधार पर तय किए जाए कि वह भारत में रहना चाहते हैं या नहीं। देश में विभाजन की स्थिति में आवश्यक विषयों जैसे कि प्रतिरक्षा, वाणिज्य, संचार तथा आवागमन इत्यादि के संबंध में दोनों के मध्य संयुक्त समझौता किए जाए। इस योजना को पूरी तरह तभी लागू किया जाए जब अंग्रेज पूर्ण रूपेण सत्ता हस्तांतरित कर दें। तो इस प्रकार से ये राजाजी फॉर्मूला था। जिन्ना ने इस फॉर्मूला को यह कहकर अस्वीकृत कर दिया कि उन्हें दीमक लगा सड़ा गला पाकिस्तान नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे कि यह वक्तव्य जो जिन्ना ने दिया था यह किस पर दिया था, किस बात के लिए दिया था। तो याद रखेंगे राजाजी फॉर्मूला जो सी राजगोपालाचारी ने बनाया था उस फॉर्मूले के लिए दिया था यह वक्तव्य। अब है कि लाल किला मुकदमा। ये लाल किला मुकदमा क्या है इसे देखते हैं। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ ही आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा। इनके आत्मसमर्पण के बाद सरकार ने उन पर सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप पर लाल किले में मुकदमा चलाने का निर्णय लिया। सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध समूचे देश में आंदोलन शुरू हो गया। कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों को बचाने के लिए आज़ाद हिंद फौज राहत तथा जांच समिति का गठन किया। याद रखें, आज़ाद हिंद फौज राहत तथा जांच समिति, इसका गठन किया। बचाव पक्ष के वकीलों में भूला भाई देसाई प्रमुख थे तथा उनके सहयोग हेतु तेज बहादुर सप्रू, काटजू तथा जवाहरलाल नेहरू ने भी अदालत में बहस की। आज़ाद हिंद फौज के सिपाही सरदार गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, श्री प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान पर मुकदमा चलाया गया। यद्यपि कोर्ट मार्शल ने उन्हें दोषी पाया, परंतु लॉर्ड वेवेल जो उस समय के वायसराय थे ने समकालीन परिस्थितियों को भांपते हुए उनका दंड क्षमा कर दिया। अब हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप देखते रहें। ये प्रारंभ से ही पढ़ा जाएगा। तो इसमें 1824 में रानी चेन्नम्मा, ठीक है, तथा 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल ने अंग्रेजी अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष किया। 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में हुए स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने पुरुषों के साथ प्रदर्शन में भाग लिया और धरने पर बैठी, लेकिन इनकी संख्या सीमित थी। गांधीवादी चरण में महिलाओं की इस हिस्सेदारी में वृद्धि हुई। उन्होंने न केवल आंदोलन का नेतृत्व किया वरन वे पुरुषों के साथ जेल भी गए। गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए उनके पारिवारिक व राजनीतिक दायित्वों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया और पारिवारिक संरचना को यह विश्वास दिलाया कि महिलाओं की राजनीतिक गतिविधियों से उनके सम्मान गरिमा को नुकसान नहीं होगा।
एवं वे अपने पारिवारिक, राजनीतिक और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करती रहेंगी। साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसक स्वरूपों ने भी महिलाओं की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का निराकरण किया और गांधीवादी चरण में महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो पाई। गांधी जी का मानना था कि महिलाएं स्वभावतः अहिंसक होती है, अतः उनमें सत्याग्रह अभियान का सच्चा सिपाही बनने की ज़्यादा क्षमता होती है और इसी कारण सत्य और अहिंसा पर आधारित गांधीवादी आंदोलन जैसे कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाएं विदेशी कपड़ों एवं शराब की दुकानों पर दृढ़तापूर्वक धरना देती थी। भारत छोड़ो आंदोलन में पुरुष सदस्यों के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम महिलाओं ने ही किया था। महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में मातहत सैनिकों की तरह काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने संघर्ष को नेतृत्व और दिशा प्रदान की। सविनय अवज्ञा आंदोलन में विजय लक्ष्मी पंडित और सरोजिनी नायडू नेतृत्वकारी भूमिका में थी। संयुक्त प्रांत में कमला नेहरू ने कर न दो लगान न दो अभियान को नेतृत्व प्रदान किया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली और सुचेता कृपलानी ने भूमिगत कार्यवाहियों के द्वारा संगठन को मजबूती प्रदान की। इसी आंदोलन के समय उषा मेहता कांग्रेस रेडियो की महत्वपूर्ण सदस्य थी, जिन्होंने नेतृत्वहीन जन आंदोलनों में लोगों तक महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। हर वर्ग और संप्रदाय की महिलाओं ने गांधी जी के साथ संघर्ष में हिस्सा लिया। विजय लक्ष्मी पंडित और कमला नेहरू समृद्धशाली वर्ग से आती थी, तो तिरंगों के लिए जान देने वाली मातंगनी हजारा, ठीक है, मातंगनी हजारा गरीब वर्ग से आती थी। स्वतंत्रता संग्राम में सांप्रदायिक शक्तियों के उद्भव के बावजूद बेगम साफिया अब्दुल वजीद और रेहाना तैयब जी जैसे मुस्लिम महिलाओं ने स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय यद्यपि मुसलमानों की भागीदारी पहले से कमी आई थी, लेकिन उच्च वर्गीय और मध्य वर्गीय मुस्लिम महिलाओं जो थी अभी भी सक्रिय थी। मैडम भीखाजी कामा ने पेरिस एवं जर्मनी में भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, तो उत्तर पूर्वी भारत में रानी गेंडालियू ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। कल्पना दत्त ने चटगांव शस्त्रागार हमले में भाग लेकर औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध साहस और निडरता का परिचय दिया। तो लक्ष्मी सहगल, इनके विवाह पूर्व इनका नाम था लक्ष्मी स्वामीनाथन, ने आज़ाद हिंद फौज की झांसी रानी रेजिमेंट का नेतृत्व किया। रमा देवी चौधरानी ने असहयोग व सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया तथा नमक सत्याग्रह के दौरान जेल गई। विजया लक्ष्मी पंडित सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गई। कर्नाटक की अंबाबाई ने विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की घेराबंदी की तथा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सभाओं में भाषण दिया। फलतः उन्हें जेल भी हुई। विदेशी महिलाओं जैसे कैथरीन हेलमैन, सरलाबेन, नेल्ली सेन गुप्ता यानी कि नलिनी सेन गुप्ता, एनी बेसेंट ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इस तरह स्वतंत्रता के संघर्ष में सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली आदि अहिंसक आंदोलनों के द्वारा देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रयासरत रही। तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेकर क्रांतिकारी तरीके से भारत को दासता मुक्त कराना चाहती थी। महिलाओं की भागीदारी में धर्म और आयु का कोई बंधन नहीं था। बेगम साफिया अब्दुल वजीद, रेहाना तैयब जी, मैडम भीखाजी कामा, विजया लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी इत्यादि विभिन्न धर्मों का प्रतिनिधित्व करती थी। तो रानी गेंडालियू लगभग 16 वर्ष की आयु में ही जेल चली गई, जबकि असम की भोगेश्वरी फुकनानी ने 60 वर्ष की आयु में संघर्ष किया था। तो गांधी जी ने संघर्ष तैयारी और संघर्ष की रणनीति अपनाई थी, जिसमें सक्रिय संघर्ष के बाद रचनात्मक संघर्ष का एक चरण आता था। इसमें मुख्य पहलू थे हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, महिला शिक्षा का प्रसार, मद्य निषेध कार्यक्रम, अस्पृश्यता जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करना। रेहाना तैयब जी ने छुआछूत और बाल विवाह की कुरीतियों के विरुद्ध जन जागरूकता फैलाई तथा बेगम रुकैया सखावत ने मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय खोले। दुर्गाबाई देशमुख ने आंध्र महिला सभा की स्थापना कर महिलाओं में जागरूकता और शिक्षा के प्रसार का काम किया। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही मार्गरेट कजिन्स, पंडित रमाबाई,
सरला देवी चौधरानी जैसी समाजसेवी महिलाओं ने सामाजिक सुधार हेतु अथक प्रयास किए। तो ये थी अभी तक महिलाओं की भूमिका राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वेवेल योजना तथा शिमला सम्मेलन। ठीक है, तो देखिए, वायसराय लिनलिथगो के बाद लॉर्ड वेवेल भारत का वायसराय बनकर आया। इस समय भारत की जो स्थिति थी अत्यधिक तनावपूर्ण थी। 14 जून 1945 को वेवेल द्वारा वेवेल योजना प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रावधान अधोलिखित थे। क्या क्या थे इसे देखते हैं। तो केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन हो, जिसमें वायसराय तथा कमांडर इन चीफ के अलावा शेष सदस्य भारतीय हो। कार्यकारी परिषद एक अंतरिम व्यवस्था थी जिससे तब तक देश का शासन चलाना था जब तक नए अस्थायी संविधान पर आम सहमति नहीं हो जाती। वेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु जून 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद तथा मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन में जिन्ना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की वायसराय की कार्यकारिणी के सभी मुसलमान सदस्य लीग से ही लिए जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग ही सभी मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। यह सम्मेलन की असफलता का प्रमुख कारण बना। नोट में देखते हैं, गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, लेकिन वे शिमला में उपस्थित थे। ठीक है, अब हम एक महत्वपूर्ण घटना देखते हैं, शाही नौसेना विद्रोह। ठीक है, तो रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत देखें तो 18 फरवरी को हुई, जब बम्बई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। सैनिकों की मांग यह थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज के दीवारों पर भारत छोड़ो आंदोलन लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, उसको रिहा किया जाए। याद रखें, BC दत्त। इन पर आरोप क्या था? इन पर आरोप था कि उन्होंने जहाज़ों के दीवारों पर भारत छोड़ो आंदोलन जो है लिखा था। नौसेना के इस विद्रोह को बम्बई, कराची के नाविकों का पूरा सहयोग मिला। इस नौसेना विद्रोह में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, मुस्लिम हिंदू एकता, एक हो, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौज के कैदियों को रिहा करो, ये सभी नारे इसमें लगाए गए थे। यह कब की बात है? यह शाही विद्रोह हुआ था 1946 में। इस विद्रोह के समर्थन में बम्बई में एक अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में मजदूरों ने हिस्सा लिया। उनके प्रदर्शनों में 3 झंडे एक साथ चलते थे, कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा झंडा और बीच में कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा। इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। ठीक है, नौसैनिक विद्रोह भारत में अंग्रेजों की औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं की सब पेटिका में लगी अंतिम कील साबित हुई। याद रखें, नौसैनिक विद्रोह ये अंतिम युद्ध था एक तरह से। वस्तुतः इस घटना से यह स्पष्ट हो गया कि सैनिकों की स्वामी भक्ति, जो कि अंग्रेजी साम्राज्य की नींव थी, जो अब क्षीण हो चुकी थी, और इस कारण इस घटना के 18 महीने बाद भारत से ब्रिटिश राज का अंत हो गया। ठीक है, तो ये था नौसैनिक विद्रोह। अब हम लोग देखते हैं कैबिनेट मिशन 1946 को। फरवरी 1946 में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर की बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल यानी कि कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय लिया। 24 मार्च 1946 को सर पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, याद रखें, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, A.V. अलेक्जेंडर जो एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड थे, याद रखें, एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड थे, तथा पैथिक लॉरेंस कौन थे? भारत सचिव थे। भारत में कैबिनेट मिशन की घोषणा करते हुए पैथिक लॉरेंस ने कहा कि इसका उद्देश्य भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम
सरकार हेतु आवश्यक प्रबंधन करना है। कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधान अधोलिखित है। तो क्या क्या थे उद्देश्य देखते हैं। तो कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकृत कर दिया था। इसे याद रखेंगे कि पाकिस्तान की मांग को कैबिनेट मिशन ने अस्वीकृत कर दिया था। ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण होना चाहिए जो रक्षा, विदेश मामलों तथा संचार साधनों की देखभाल करे तथा इसके लिए आवश्यक कर लगाए। संघ की कार्यपालिका एवं विधानमंडल में ब्रिटिश भारत तथा रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। किसी महत्वपूर्ण सांप्रदायिक मुद्दों पर यह आवश्यक हो कि विधानमंडल में दोनों मुख्य संप्रदायों जैसे हिंदू और मुस्लिम के विधायक अलग अलग मत देकर उनका समर्थन करें। केंद्रीय विषयों को छोड़कर शेष सभी मामलों में प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त होगी तथा अवशिष्ट शक्तियां उन्हीं में निहित होगी। प्रांतों को ग्रुप या समूह या गुट में बनाने का पूरा अधिकार होगा। साथ ही इन गुटों या समूहों के क्या क्या अधिकार होंगे इसका निर्धारण वे स्वयं करेंगे। समूह क में हिंदू बहुल वाले 6 प्रांतों जैसे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा निहित किए गए और समूह ख में मुस्लिम बहुल वाले 3 प्रांत जिसमें कि पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को रखा गया। बंगाल तथा असम को समूह ग में रखा गया। मुख्य आयुक्त यानी कि चीफ कमिश्नर के प्रांत दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ और कुर्ग को समूह क में तथा बलूचिस्तान को समूह ख में रखा गया। संविधान सभा के गठन के संबंध में कैबिनेट मिशन ने वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन व्यवस्था को खारिज करते हुए प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य के अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। कैबिनेट मिशन ने एक अंतरिम सरकार के गठन का भी सुझाव दिया।